नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। सीएम योगी ने इस दौरान मैनपुरी में 361 करोड़ से अधिक की 379 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 135 स्वयं सहायता समूहों को 8 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण वितरित किया और युवाओं और छात्रों को टैबलेट बांटे। सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सफलतापूर्वक प्रदेश में इस कार्यक्रम को आज यहां पर लागू करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है, और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। लोगों के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक होता है। आप जाइए देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वास्तव में भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन जब हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो उसके मन में एक पीड़ा होती है। तब वह उन संकीर्णताओं के दायरे में आता है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम उन संकीर्णताओं के आधार पर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होते हैं। और उन स्थितियों में हम सबको चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के इस टारगेट को भी आप सबको पूरा करना है। हम सब इस कार्यक्रम के साथ लगेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां शुभारंभ किया है। हमारा गौरव होगा, हमारे लिए गर्व की बात होगी। अभी हम
40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं। और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे, तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है, और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से इंडिया वॉइस संवाददाता रमन मिश्रा ने खास बातचीत की है। आखिर क्या बातचीत हुई है, सुनिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि कब उस चुनाव में वह एनडीए गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव जैसा झटका देकर 2027 की जीत का दावा ठोक सके। वहीं एनडीए भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब वह सपा और कांग्रेस को बुरी तरह हराकर एक बार फिर ये दावा ठोक सके कि अभी भी भगवा सरकार 2027 में तीसरी बार बनेगी। हालांकि एनडीए जो तैयारी कर रहा है उसमें अभी कई पेच फंसे हैं कि कहां पर उसके सहयोगी दल लड़ेंगे, कहां पर कौन लड़ेगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और कैबिनेट हैं, क्योंकि वह 10 सीटों में से 2 सीटों पर अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने 2 सीटें मांगी हैं, क्या आपको मिलेंगी? देखिए, लाइट गड़बड़ ये शब्द मांगने वाला शब्द केवल प्रेस मीडिया के माध्यम से थोड़ा होता चले। पहली बात रखिए कि पहले भी चुनाव होता रहा, पहले भी उपचुनाव हुए हैं, और जो सहयोगी दल है वो वहाँ लड़ता रहा है। अब आपको कहाँ से न्यूज अधिकारी मिली है उसके बारे में आप ही बता सकते हैं, लेकिन अभी तक जो परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की वो यही रहेगी, जो जिस दल का जहाँ रहा वो लड़ता है। और अभी हम लोग एनडीए के मिल के साथी हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से वो भी 9 सीट के साथ पार्टी लड़ेंगे, और जो 8 सीट और है वो हम लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे। हमने 10 सीट इसलिए प्रभारी नियुक्त किया है कि वो जीत हम लोग एनडीए की सुनिश्चित कर सकें, कि जो भय भ्रम झूठ बोलकर संविधान और आरक्षण के नाम पर वोट लिया था उन पर सब पर्दाफाश किया जा सके, और उसके लिए हम लोग सेना। हाल ही में आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि जो आपके बेटे परवीन निषाद चुनाव हारे उसका कारण ये था कि जो मतदाता था वो भोजन भरी थाली ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे नहीं मिला तो उसने साइकिल का बटन दबा दिया, जिसके कारण से वह लोकसभा का चुनाव हार गई। नहीं, वहाँ क्या वह बयान गलत कर है। मैंने ये कहा था कि पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी का सिंबल न मिलने की वजह से, मतलब एक सीट जो हमारा भदोही या चाहे वहाँ है, सिंबल न मिलने की वजह से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो एक्शन में या बहुत मतलब पूरे जोश खरोश में एनडीए के साथ जाकर वोट देते थे, जब उनका सिंबल न होने के नाते कार्यकर्ताओं ने उस जोश से वोट नहीं दिया, इसलिए हमें कई भदोही में तो जोश के साथ वोट दिया आपका? नहीं, निश्चित रूप से भदोही में भी बहुत कम वोट मिला। आप पिछले बार देखें, इस बार देखिए, वो तो निषाद के नाम पर वोट मिल रहा ना आज के लिए भदोही में, लेकिन और जगह बगल बगल जब सिंबल मिला होता तो और सीटों पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता उसी मनोबल से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक टिप्पणी की थी और फैसला भी दिया था इस पर। उसके बाद से पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ। आपको क्या लगता है अगर निषाद एससी में जाएगा तो क्या जो आपने भी कहा जो लेदरमैन है
वो अपने हिस्से में से उनको हिस्सा मैं तो देंगे। जो है 9% उसमें 27 में, आखिर हमको जोड़ के ना ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ है 27 में, सही। तो 27 में से 9% काट के हमें 80 में डाल दें तो नियम ही है, जितना गिनती अधिक होगा उतना परसेंटेज तो बढ़ता ये तो है। पहले से ओबीसी कह रहे हैं हमें पहले से कम मिला हुआ है, हमका कहना है कि हमें 50+ चाहिए। हमको 50+ चाहिए, तो फिर जिसका जितना है, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कौन है उसको, ऐसा थोड़ी है कि 80 में जो है उसको ओबीसी में डाल देंगे। या तो यही लोगों ने है ना, माननीय मुलायम सिंह की तो सरकार उस समय थी, उनको सोचना चाहिए कि हमें ओबीसी में डालना है, अनुसूचित में निषादों को कहाँ डालना है। ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ कहना है कि उपचुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन को हराकर 2024 लोकसभा चुनाव का बदला लेगा। वहीं पर उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है कि निषाद समाज का जब तक अधिकार क्लियर नहीं हो जाता तब तक जातिवार जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा से इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उपचुनाव को लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी होने, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और संगठन हमारी मूल में है। संगठन की मजबूती के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, हम सब लोग पहले मिलकर सदस्यता को कल लगभग अगले 3 महीने में सदस्यता की संख्या को पूरा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उसके बाद संगठन के माध्यम से और पार्टी के सभी लोग मिलकर आने वाले उपचुनाव की तैयारी और आने वाले अभी सभी जो प्रदेशों के जो चुनाव उनमें लगेंगे हम सब लोग। हमारी पार्टी लगातार कार्य करने में विश्वास रखती है और सबसे पहले एक मूल हित होता है कि पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं अंतिम में हूं। तो इसलिए जो भी विषय लिए जाते हैं, जो राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, उनमें पार्टी का कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करते हैं। सर, एक क्वेश्चन और था, जिस तरीके से आरएलडी आपका गठबंधन का सहयोगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे सीट को बंटवारे को लेकर काफी उनमें मनमुटाव चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? सब लोगों ने समझौता किया था चुनाव के समय पर, तो मुझे पूरा विश्वास है सब लोग सब साथ बैठेंगे तो वो समझौता जमीन पर प्रभावी रहेगा। सर, वो जम्मू कश्मीर से चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी उन्होंने और अपने प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं वहाँ से। देखिए, वो बड़े स्तर का विषय है जो चिंतन आपस में होगा और कोई ना कोई समाधान उस तक निकल आएगा। अंतिम समय में कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सर, गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी समस्या रहती हैं, जैसे बिल्डर्स की रहती है, उसको लेकर तमाम ऐसे किसानों के मुद्दे भी हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आप? बहुत कुछ समाधान हुए हैं समस्याओं के, लेकिन कुछ समाधान होने अभी बाकी है। हम लोग सतत प्रक्रिया के तहत उन सभी विषयों का समाधान करेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 13 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है, जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। लोजपा लेट प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे ने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से बात की है। सुनिए। चुनाव के पहले राज्य सरकार तैयारी कर रही है नियुक्तियों को लेकर के। झारखंड में उत्पाद अधीक्षक की नियुक्ति चल रही है और इस नियुक्ति में अब तक जो अभ्यर्थियों की मौत 13 पहुँच चुकी है और इसको लेकर के राज्य में सियासत काफ़ी गर्म है। हमारे बीच लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र प्रधान जी, और इनसे जानेंगे कि इसको लेकर के उनका क्या राय है। सर, राज्य में जो उत्पाद अधीक्षक है और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, क्या बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि पहले म्यूजियम की बनाया गया था दास के ऊपर, उसको वर्तमान सरकार ने उसको व्यवस्थ कर दिया, अपनी को म्यूजियम की बनाई नहीं। पहले जो जंग हो रहा है, सोचिए जहाँ 583 सीट है, 6 लाख अभ्यर्थी उसमें भाग ले रहे हैं, तो सरकार का पहले से देखिएगा हर जगह ऐसा प्रक्रिया है कि पहले आप जो है एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनाने के बाद उसका एग्जाम देते रहते हैं, तो बहुत से लोग रिटेन में आते हैं, बहुत लोग छट जाते हैं। उससे क्या होता है कि होते होते फिर जो है लास्ट में फिर आता फिजिकल, फिर आता है मेडिकल और जाकर फाइनली होता है। यहाँ उल्टा हो गया, लोग समझ नहीं पाए और नहीं समझने के चलते क्या होगा, पहले हम क्या करें फिजिकल कर फिजिकल में क्यों इतनी बड़ी लोगों का अगर मानो आराम और फिजिकल हो रहा है, एक आदमी पर 1000, तो सोचिए एक सीट पर 1000 लोग अभ्यर्थी तो भाग रहे।
अब सोचिए कि उसके लिए लोगों को रखना चाहिए था एम्बुलेंस, डॉक्टर, ऑक्सीजन, सब रखना चाहिए था। ये लोग रख नहीं पाए, सोच नहीं पाए और सोचे कि हम जल्दी हो जाए ताकि उन्हें बीमारी हो जाए। उसके चलते जो सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, नियोजन नीति रद्द करने के बाद अपनी कोई नियोजन नीति बनी नहीं, जिसके चलते ये समस्या है। ये बहुत ही दुखद। अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट जो डिग्री निकाल चुके हैं, अच्छे लड़के उन्हीं इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनकी भी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के बच्चों की मौत, झारखंड के जो बच्चे हैं ज्यादातर उन्हीं के साथ ही घटना घटी, तो और बड़ी दुखद बात है। एक प्रदेश अध्यक्ष जो रणजीत साहब ने किसी कहा कि सरकार की निर्णय के कारण जो अभ्यर्थी मौत के कारण हो जा रहे हैं, वही साफ से कहा है कि जो भी मृतक जो परिवार है उनको मुआवजा सरकार देगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2024 का शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 780 यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इसमें शामिल सभी तीर्थ यात्री 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 80 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दुर्गापुरी रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से मदुरई और रामेश्वर के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। जो इस तीर्थ यात्रा पर आज वो सभी जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा रहती है और जब वो रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद उसके मन में विचार आता है और विचार ये आता है कि मुझे देशाटन के लिए निकलना चाहिए, मुझे तीर्थ के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर वो परिवार को पालने में, समाज की सेवा में, समाज के उत्कृष्ट कार्यों में अपना जीवन लगाता है। लेकिन उनके मन में एक भाव आता है और भाव आते आते वो परिवार के घरों में परिवार के लोगों से चर्चा भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि उनमें से चले जाते हैं, लेकिन कई हमारे बुजुर्ग माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनको जाने में परेशानी होती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते हैं। उनके मन में तीर्थ यात्रा का भाव होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारी इस संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। व्यक्ति को उससे शांति मिलती है। व्यक्ति जब देशाटन पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, वहां जब वो देखता है, उसके मन में हमारी संस्कृति, हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों को देखने की मन में इच्छा होती है। और जब वो वहां जाता है तो निश्चित रूप से अनुभव करता है कि जो उसने सुना है, जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है, वास्तविकता में उनको जब वो देखता है तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। मैं इस मौके पर आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी रामेश्वरम जा रहे हैं। रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम ने तपस्या भी की थी
और अन्य विनय भी किया था। और अन्य विनय के बाद माता जी सीता जी को लेने के लिए जब वो पुल बना था तो उस पुल का भी बहुत बड़ा महत्व है। और पुल बनाने से पहले उन्होंने भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी और आज उन्हीं के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। लगभग 780 यात्री आप सभी लोग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में विकास की संभावना है जो देश की जरूरत है। एमपी के सीएम का एक बड़ा दावा यहां पर देखने को मिला। रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदलने हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाए, आज के होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन को एक झटके से ऐसे कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टाइल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते रहेंगे। आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्व था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर उनको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों का आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास। और इसलिए वो बड़ी संभावना है, जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। दिल्ली में मंगलवार को लीला पैलेस होटल में स्केल अप इंडिया 4.0 का आयोजन किया गया, जहां पर इस प्रोग्राम में कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें आने वाले समय में स्केल को बढ़ावा देना और कई ऐसी उपलब्धियां हैं। आज के समय में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सोच, जो विकसित भारत की सोच है, वह कई ऐसे स्केल हैं जहां पर टेक्निकल के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्केल कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में हम अन्य देशों से भी आगे जा सकते हैं, जो मिशन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर हैं, मोदी सर हैं, उनका जो विजन है
बहुत आगे तक का है। वो चाहते हैं इंडिया, भारत एज अ कंट्री खूब ज्यादा ग्रो करे, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। और वो आगे तभी बढ़ सकता है कि जब हमारी जो यूथ है, जो हमारे यंग लोग हैं, उनकी स्किल्स को हम डेवलप कर सके, उनकी स्किल्स को हम निखार सके, उनको ट्रेनिंग दे सके। और वो ही हमारा विजन है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल है कि जितने ज्यादा यंग माइंड्स को हम ट्रेन कर सके ताकि वो स्किल्स को डेवलप कर सके, टेक स्किल्स को डेवलप कर सके, टेक्नोलॉजी की फील्ड में और प्रोग्रेस कर सके। हाँ, टेक्नोलॉजी तो अभी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। विद टाइम इट इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज। और आगे देखते जाएंगे। एआई आया है अभी, एज आई मेंशन, एआई और चीजों को लेके आएगा। अभी जनरेटिव एआई है, अभी और चीजों में एआई आएगा। अभी एक मेडिसिन एआई उसमें ऑलरेडी है। I think over the last decade or so, the technologies are emerging quite fast. We could see that generative AI is a technology, while it's still pretty new. It's less than 2 years old as a technology, but we could already see that people have already picked it up all across the industry and started creating value. हाय, मेरा नाम ट्विंकल सिंह है। मैं आर्टसाना इंडिया में टैलेंट एक्विजिशन लीड करती हूँ इंडिया के लिए। और यहाँ पे आज मैं लीला पैलेस में आई हूँ। स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है नेक्स्ट वेव के साथ। आई हैव मेट न्यूमरस पीपल हियर। आई थिंक स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी नेक्स्ट वेव कर रही है, दैट इज अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आकर और ये देखकर दैट देयर आर कंपनीज जो बेसिकली यूथ को नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्यूचर एजुकेशन देना चाहती हैं, और जो है टेक्नोलॉजी में। अभी नेक्स्ट वेव के सीईओ के बारे में बात करी, जिन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि 1 साल के अंदर वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को जो है जनरेटिव एआई में ट्रेन करना चाहते हैं, जिससे कि और ज्यादा स्किल्स जॉब हो। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।